हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, सब अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज कुछ आपके लिए विशेष है, खास करके उन विद्यार्थियों, उन छात्र छात्राओं के लिए जो एमए, एमकॉम, एमएससी, नेट, पीएचडी, जेआरएफ जिन्होंने की हुई है, या जो अभी अपेयरिंग में है, या जिनकी जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही ज्यादा मतलब आपके लिए फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपके साथ बातें करनी है। ऐसी कैसी वीडियो बनाई है सर, सिर्फ बातें करने के लिए? यस, सिर्फ बातें करने के लिए। और यह बातें आपके लिए बहुत ही हार्मफुल नहीं कह सकते, बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो करते हैं शुरू। चलिए अपनी बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। तो पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है, या क्या चीज होती है। चलिए अब देखिए, शुरू करते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर। ठीक है, तो कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए अपने शुरुआत कहां से करें, है ना। तो मैं थोड़ा सा ना पानी पी लेता हूं ताकि बाद में रुकना ना पड़े। चलिए करते हैं शुरू। हाँ जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, जिनकी बीएससी चल रही है या जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना है, तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि प्रोसेस क्या होने वाला है। आपने ट्वेल्थ पास आउट की, चाहे आपका कला वर्ग है, चाहे आपका वाणिज्य वर्ग है, चाहे आपका विज्ञान वर्ग है, सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं विज्ञान से हूं, विज्ञान वर्ग से हूं, तो मैं आपको मेरे तरीके से चीजें समझा दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप ट्वेल्थ पास आउट करते हो तो आपके पास पहले 3 साल की बीएससी हुआ करती थी। 3 ईयर क्या हुआ करती थी? बीएससी। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अब ये सेमेस्टर वाइज हो गई है, 4 सेमेस्टर बनते हैं इसके। ठीक है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो होती है ये, सॉरी बच्चों, 3 साल की है। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी आपने बीएससी क्रैक की। अब देखो, इन बच्चों ने बीएससी की, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीएससी में साइंस में इंटरेस्ट कम होता है, तो वो बीएससी क्लियर करते ही बीएड की तरफ जाते हैं। और कुछ होते हैं जो एमएससी करते हैं। ठीक है, बीएससी में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास 2 कंपल्सरी होते हैं, एक आपके पास ऑप्शनल होते हैं, वो आप रख सकते हो। अब इसके बाद में इन 3 में से, जैसे मेरे पास बीएससी में क्या क्या था, मेरे पास था बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री। ये मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे। अब आपने बीएससी कंप्लीट कर ली, मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने एमएससी जो की थी वो जूलॉजी के अंदर की थी। किसके अंदर की थी प्यारे बच्चों? जूलॉजी के अंदर मेरी एमएससी हो गई थी। ठीक है, आपकी एमएससी क्लियर है। मिनिमम आपके एमएससी में नंबर होने चाहिए प्यारे बच्चों 60% आपके एमएससी में मिनिमम होने चाहिए। न्यूनतम आपके अंक होते हैं वो 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, 60% आपके एमएससी में नंबर आ गए तो फार्म खुलते हैं साल में 2 बार। एक साल में 2 बार फार्म खुलते हैं आपके। किसके सर? सभी ने सुना है नाम, एनईटी नेट, एनईटी नेट। लेकिन अब इस नेट की थोड़ी सी बात करें, तो नेट की बात करें प्यारे बच्चों, तो नेट के लिए क्या जरूरी है? मिनिमम आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, या तो आपकी अपेयरिंग हो, यानी कि आप फाइनल ईयर में बैठे हो, तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है। कब कब? एक तो जून में इसके फॉर्म आते हैं, और एक इसके, जैसे एक तो एग्जाम इसका जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। एक जून और दूसरा दिसंबर में, हर साल 2 बार आते हैं। नेट को जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो होती है आपकी एनटीए। कौन होती है? एक एजेंसी है जिसका नाम होता है नेशनल, क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आप बोलोगे कि सर इंग्लिश में लिखो, तो प्यारे बच्चों मेरी इंग्लिश वीक है, तो इसलिए मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूं। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। किसका? नेट का। किसका? नेट का। नेट का फुल फॉर्म होती है नेशनल
एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नेट एनटीए किसके तहत? यूजीसी, यूजीसी। और ये यूजीसी नेट होता है, ये आपका आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होता है, साइंस के लिए कंडक्ट करवाती है, विज्ञान वर्ग के लिए जो आपका कंडक्ट करवाती है वो करवाती है CSIR, CSIR। इसका CSIR करवाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको नेट आपका एग्जाम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपने क्या किया, नेट आपने क्रैक कर लिया, नेट क्या किया आपने, क्रैक कर लिया, रैंक आती है, ठीक है, और परसेंटाइल स्कोर बनते हैं। और नेट में भी आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको रीजनिंग में पूछ लेते हैं, जीके पूछ लेते हैं, मिक्स चीजें आपको पूछते हैं। फर्स्ट पेपर, अलग अलग पेपर नहीं होते प्यारे बच्चों, इस पे एक ही दिन में पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, एक ही शिफ्ट में, बस 3 पोर्शन खुलते हैं आपके सामने। जैसे बैंकिंग के एग्जाम देते हो ना, या कोई और एग्जाम देते हो, तो हिंदी का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, और मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, उस प्रकार से इसके पोर्शन खुलते हैं। और 2 होते हैं आपके सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मेरा जूलॉजी था, तो जूलॉजी सब्जेक्ट से आपके 2 पोर्शन खुलते हैं। आपके पास हिंदी है तो हिंदी का पोर्शन होगा, समाज जो आपका गणित है, इंग्लिश है, पंजाबी है, या कुछ और सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपको हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर ये चलता है। जो यूजीसी नेट करवाती है, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट जो आपका होता है, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन जो CSIR कंडक्ट करवाती है नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट, CSR यूजीसी नेट, उसमें नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों होती है, ठीक है। उसके बाद में आपने नेट क्रैक कर लिया, कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। नेट के साथ साथ अगर आप JRF क्रैक करते हो, ठीक है, नेट के साथ आप JRF कर लिया, तो JRF की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके साथ आप PhD कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अपने इधर नहीं जाते PhD JRF की तरफ, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आते हैं। तो ये आपने चीजें थोड़ा सा देख ली होंगी, तो मैं इसको रफ करता हूं। जो अपने टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अपने वहां चलते हैं। चलिए, अब क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज सेंट्रल लेवल पे निकलती है। जैसे अलग अलग स्टेट करवाती है इसके एग्जाम, जैसे मध्य प्रदेश करवाएगी तो MPPSC हो गई, ठीक है, और राजस्थान में होता है RPSC हो गई, हरियाणा में बात करें तो HPSC हो गई, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है RPSC, राजस्थान से है, तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका जो मुख्यालय है या इसका जो ऑफिस है वो आपका कहां पे है, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है प्यारे बच्चों, अजमेर में है। उसी प्रकार से एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे अदर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वो MPPSC हो गया, हरियाणा की बात करें तो HPSC हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो स्टेट है वो एग्जाम इसके कंडक्ट करवाती है। तो अपनी बात सिर्फ एक बार RPSC की करेंगे, ठीक है। तो अपने RPSC का मुख्यालय कहां पे है, अजमेर में है, ठीक है जी। यहां पर अजमेर का जो पुराना नाम था वो था अजय मेरू। अब आप बोलोगे सर हमें क्यों बता रहे हो, आगे वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अब दूसरी चीज में, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको सारी चीजें वो बेस बनाकर फिर आपको कराऊं, तो साथ के साथ चीजें बता रहा हूँ। राइटिंग रफ हो सकती है, लेकिन जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जो बच्चे वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे उनको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, फिर भी अगर मेरे को कुछ बात नहीं पता हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बता सकते हो। हाँ, जो जानकारी दूंगा जितनी मेरे को है मैं उतनी दूंगा, ऐसे नहीं कि तो मेरे को सारी जानकारी है, सारी प्यारे बच्चों मेरे को नहीं है, पर मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ पता है तो वो 4 बच्चों को और पता चले, उनके काम आए, क्योंकि जो मैंने फेस किया था वो सारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपना RPSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो RPSC नोटिफिकेशन जारी करती है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर। तो जो अब मैं मेरे को ही आधार मान के लगता हूं, तो प्यारे बच्चों मेरा नेट हुआ था 2022 में,
कब हुआ था? 2022 में मेरा नेट हो गया था, नेट क्वालिफाइड मेरा 2022 में हुआ था। उसके बाद में देखें 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एपी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2023 में भर्ती आई थी और एग्जाम इसका हुआ था प्यारे बच्चों। एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम होते हैं इसके 3, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर थर्ड, तो जो पेपर थर्ड था वो हुआ था मेरा प्यारे बच्चों, कब हुआ था? वो हुआ था 7 जनवरी 2024 को। 7 जनवरी 2024 को मेरा थर्ड पेपर हुआ था। इसका थर्ड पेपर होता है प्यारे बच्चों राजस्थान जीके का। किसका? राजस्थान जीके का, जीके ऑफ राजस्थान, जिसमें करंट भी इन्वॉल्व हो गया था थोड़ा बहुत। और राजस्थान की जो राजस्थान था ना वो थोड़ा सा ज्यादा था, समसामयिक की था। और उसके बाद में आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन डाले थे, बजट से क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पेपर होता है जीके राजस्थान का। अब आप बोलोगे सर काम की बात बताओ, तो काम की बात ये है प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म भरते हैं, एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, आपकी मास्टर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मास्टर होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सब्जेक्ट में, या आपके पास अपेयरिंग लगी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास नेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? नेट। मिनिमम क्राइटेरिया आपका नेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का, एग्जाम तक का नेट नहीं है। अब देखो कैसे सारी चीजें मैं आपको बताऊं। अगर पहली कंडीशन क्या है, अगर आप मास्टर कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। दूसरी कंडीशन, आपकी एमए कंप्लीट है या एमएससी एमकॉम आपकी कंप्लीट है, लेकिन आपके पास नेट नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपके पास नेट है, मिनिमम नेट है, तो भी कोई दिक्कत है, नहीं है फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बच्चा है जिसकी एमए कंप्लीट है लेकिन नेट नहीं है, उसने एग्जाम क्वालिफाइड कर दिए, तो इंटरव्यू से पहले पहले आपकी नेट होनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले पहले आपकी नेट होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में जा पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अब जिसकी एमए अपेयरिंग है, तो अब पहले वो एमए कंप्लीट करेगा, उसके बाद में नेट क्वालिफाइड करेगा, ठीक है, तब वो इंटरव्यू तक के लिए जा सकता है। तो मेरी यहां पर नेट भी थी। 2023 में जीके का पेपर हुआ। अब पेपर का पैटर्न तो अच्छा, जो पेपर में क्या आया था? जीके आया था। थर्ड पेपर में क्या आया था आपका? जीके, ठीक है। पेपर था प्यारे बच्चों 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का था। और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे आपके 100। 50 नंबर का पेपर और 100 क्वेश्चन। तो फिर सर इसका रिजल्ट क्या निकला? जो आपका एक क्वेश्चन था वो आपका आधे नंबर का था। एक क्वेश्चन आपका था आधे नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो 50 में से अगर आप मिनिमम 25 नंबर आपको एवरेज लाने चाहिए। देखो अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मैं 25 नंबर मानता हूं। बाकी आपकी जो स्टडी है वो आप देख सकते हो। कोई कहे सर हम 15 ही लेके आएंगे, कोई कहेंगे हम 45 लेके आएंगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम आपको अच्छा थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास इतने नंबर तो होने चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी आपकी अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। अब आपने क्या किया? इसके बाद में मेरा जीके का पेपर हुआ, ठीक है सर हो गया, आगे बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर थर्ड पेपर क्यों कहा गया? तो थर्ड पेपर, जो आपका थर्ड पेपर होता है ना, वो सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो यूजीसी नेट से है, चाहे वो सीएसआईआर नेट, सभी बच्चों का सेम होता है पेपर। क्या होता है? सभी बच्चों का सेम डे होता है, और संभाग स्तर पे आपका पेपर होता है। संभाग स्तर पे आपका पेपर होता है। जैसे मैं राजस्थान से बीकानेर संभाग से हूं, तो मेरा बीकानेर पेपर हुआ था किसका? जीके का। कहां पर हुआ था? बीकानेर हुआ था। जीके का पेपर मेरा बीकानेर, यानी कि संभाग स्तर पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद में जीके का हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? देखो आरपीएससी अपना अलग अलग सिस्टम रखती है। तो उसके बाद में मुझे टाइम मिला लगभग जनवरी में मेरा एग्जाम हो गया था, फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने मेरे को टाइम मिला था। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों ही होते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो मेरा सब्जेक्ट था प्यारे बच्चों जूलॉजी। क्या सब्जेक्ट था? जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। इसका पेपर एक ही दिन, कब? एक ही दिन, सेम डे, दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेम डे। और तारीख थी वो शायद 21 मई 2024 को मेरा एग्जाम हुआ था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला पेपर था 9 से 12 और दूसरा था 2 से 5। 2 से 5 था शायद, 3 से 6 था, ऐसा कुछ था, ठीक है।
वो मुझे थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया, लेकिन 2 शिफ्टों में पेपर होते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट भी 3 घंटे का और पेपर सेकंड भी आपका 3 घंटे का, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों 75 और पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों 75 नहीं सॉरी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 150 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके। और जो आपको नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 75, मैक्सिमम 75 और मैक्सिमम 75। पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 नंबर का होगा। पेपर सेकंड भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर कितने होंगे 75 मैक्सिमम नंबर। समय कितना होगा सर? समय होता है 3 घंटे, दोनों में 3 घंटे, यानी कि एक दिन में 6 घंटे एग्जाम। वाह क्या मजे वाली बात है ना, एक दिन में 6 घंटे एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं तो भाई एग्जाम तो करवाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इसका रिजल्ट आता है और इसमें भी आपको नंबर अच्छे लाने होते हैं। तो देखा जाए तो कितने नंबर हो गए, देखा जाए तो पेपर फर्स्ट 75, पेपर सेकंड 75 और पेपर थर्ड 50, काउंट करो तो मेरे हिसाब से 200 नंबर बनते हैं। कितने नंबर बनते हैं? 200 नंबर बनते हैं। अब आपने ये 200 नंबर तक आप पहुंच गए, उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है और आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आती है, और इंटरव्यू कॉल लेटर आती है 5 बंदों पर, एक बंदों पर 5 को, ठीक है, 5 साढ़े 5 वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको 5 या 6 कुछ भी मान सकते हो आप, वो वैकेंसी हर वैकेंसी की अलग अलग होती है भाई, वैकेंसी देखते हैं वो बच्चों को क्राइटेरिया देखते हैं, उसके बाद में आपने क्या किया। अब जैसे मेरा पेपर नेट भी हो गया था, पेपर फर्स्ट भी हो गया था, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों मुझे इंटरव्यू कॉल आई, ठीक है, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई है। और अब इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको जो मेन चीज है वो ध्यान में रखना है। आपको इंटरव्यू की तैयारी करने के जाना, इंटरव्यू सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? टीचिंग का, वो बहुत मैटर करता है। टीचिंग अगर आपको आती है ना, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर हम टीचिंग कर ही नहीं रहे, तो मैं ये थोड़ा सा उनको कहना चाहूंगा। अब जैसे मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब आप मैंने एक दिन आपको बोला था ना कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, आप बोलोगे सर आपको क्या फायदा? मुझे ये फायदा मिला क्योंकि मुझे पढ़ाना थोड़ा बहुत आता था, ज्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाना आता था, उसका मुझे फायदा मिला। तो जिन बच्चों को टीचिंग नहीं आती, यानी कि कई बच्चों को क्या होता है जो आपका सब्जेक्ट पे फुल कमांड होती है लेकिन वो टीचिंग नहीं आती। और दूसरी चीज, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो चेक हो चुकी है, कहां पर? जब आपने एग्जाम क्रैक किया है तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको है, वो तो वो चीज मान चुके हैं। उसके बाद में वो देखते हैं आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका क्या बिहेवियर होता है उस टाइम, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा ना कंफ्यूज कह सकते हो, या मतलब आपको चेक करते हैं कि आपकी माइंड सेट क्या है, आप किस तरह की सोच रखते हो, या आपका सब्जेक्ट के प्रति कैसे बिहेवियर है, या आपके सामने बच्चे बैठे हैं तो आप कैसे बिहेव करते हो, वो सारी चीजें, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सारी चीजें, हेयर स्टाइल वगैरह, वो सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी हर चीजें, तो आप इंटरव्यू की कहीं से भी बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो जो मैं आपको चीज मैंने फेस की है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और वैसे नहीं बोल रहा कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो अपने पास रख लेना, अगर नहीं लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे ही आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आपके पास कॉल आ सकती है, मेल आ सकती है, या आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आ सकता है। आप साइट पर जाकर विजिट करते रहे, अपना चेक करते रहे। तो मेरा जो रिजल्ट आया था वो अभी आया था, वैसे इसका फाइनल रिजल्ट था जूलॉजी 2023 का, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2023 की वैकेंसी थी। उसका जो इंटरव्यू के लिए जिन बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उनका रिजल्ट आ गया था फरवरी में। कब आ गया था प्यारे बच्चों? फरवरी में। उस लिस्ट में मेरा नहीं था, लेकिन मेरा सेकंड लिस्ट आई थी। कब आई थी? वो आई थी 10 तारीख, और अभी ये अपना नवंबर चल रहा है ना, 11-25 को, ठीक है, ये 25 फरवरी 25 में आ गया था ये रिजल्ट। इसमें मेरा सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया और मुझे बताया, मेरे पास डायरेक्ट कॉल आई थी और इंटरव्यू था मेरा 13 को। दिन कितने, सॉरी, ये कॉल 10 को रिजल्ट आता है और 11 को मेरे पास कॉल आती है। तो 11, 12 और 13 को सुबह 9 बजे मेरा इंटरव्यू है, दिन बचता है 12, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या क्या करना होता है वो चीजें आपको, अगर आप, सीधी सी बात है, इतनी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत कुछ देखा भी है, जैसे कि आपने नेट क्लियर करके आए हो, आप एग्जाम क्रैक करके आए हो, समझदार हो, ये बच्चे तो हो नहीं आप, क्योंकि आपको वो चीजें पता है ऑलरेडी। तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने पड़ते हैं। मेन आपको रखने हैं 10th की मार्कशीट, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की आपकी मार्क होनी चाहिए, बैचलर की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि बीएससी आपकी तीनों मार्कशीट प्लस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास
MSc, MA, MCOM उसकी आपकी मार्कशीटें होनी चाहिए, जो जो आपके पास है। जैसे अपेयरिंग है तो मार्कशीट कहां से लाओगे, नेट नहीं है तो कहां से लाओगे, अगर आपके पास वो चीजें है, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए, प्लस अगर पास आपकी नेट है तो नेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, ठीक है, और देखा आधार कार्ड, फोटो, साइन, ये आपके पास मेनली आपके पास ये डॉक्यूमेंट 5-6 होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हो तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और पीडब्ल्यूडी यूडीआईडी कार्ड भी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत आगे ना आए, ठीक है। ये आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। इसकी फोटोज कॉपी लगती है, वो जब आपके पास इंटरव्यू कॉल आती है तो वो सारा प्रोसेस आपको वो साइट पे मिल जाता है, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए आप तैयार होकर जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना हेयर स्टाइल है वो नॉर्मल रखना पड़ता है। अब जैसे कई होते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं लेकिन उनका हेयर स्टाइल थोड़ा अजीब होता है, तो वो थोड़ा हेयर स्टाइल नॉर्मल रखें, एक अच्छा हेयर स्टाइल होना चाहिए आपके पास, और ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, और ऐसे कलर ना हो जो चुभे आंखों में, ऐसे हो लाइट वेट कलर होने चाहिए, ब्लैक शूज हो, टाई हो तो बेस्ट है, अगर ब्लेजर कोट वगैरह हो तो वो मिलता जुलता होना चाहिए अपनी अपनी जो आपकी ड्रेस है उससे, अच्छा ऐसे नहीं अलग अलग कलर हो, वो थोड़ा सा एक होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, और सबसे पहले जरूरी बात, ये तो है बाहरी चीजें, अंदर से आपको कैसे तैयार होना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस, कि मेरे को सब कुछ आता है, घबराना नहीं होता, क्योंकि देखो चीजें जब आप पहली बार फेस करते हो तो घबराहट होती है, भी पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पैनिक होते हो, पर उसको थोड़ा सा मतलब उस पेन है उसको थोड़ा सा संभाल के रखना है, बाद में काम आता है वो चीजें, ठीक है। तो उसके बाद में जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, और जैसे आपके एडमिट कार्ड वगैरह है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो आपको लेटर निकाल के दे देते हैं और बोल देते हैं कि 1 या 2 दिन में आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए या खुद जाकर दे आइए, ठीक है। वो आपको वहां पर फॉर्मेलिटीज करनी होती है सारी। उसके बाद में आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो, जैसे कि मैं गया था, तो वहां पर बोर्ड बैठते हैं, 3 जो सीनियर टीचर होते हैं या लेक्चरर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। तो मेरे पैनल में भी वही 3 ही बंदे थे, मैं उनका नाम जानता भी नहीं हूँ, बाकी बहुत अच्छा ट्रीट किया उन्होंने, और अच्छे ट्रीट करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देखा होता है या इतनी एजुकेशन होती है, मतलब अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, फुल एक्सपर्ट, अपने से भी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो वो वहां पे बैठे होते हैं। तो आपको जाना होता है, जाकर बोल दीजिए मे आई कम इन मैम, अगर मैम है तो मैम, नहीं तो सर, मे आई कम इन सर, और आप आराम से जाइए, पैनिक मत होना कि आप लड़खड़ाते हुए जाओ पैनिक होकर या घबराहट हो, ऐसा उनको शो नहीं करना, जैसे आपको पसीना आए, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पर शो करना है, आपको बिल्कुल आराम से जाना है, रिलैक्स होकर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता वहां पे। तो जैसे आप जाते हो, जैसे मैं गया था, मैंने बोला मे आई कम इन सर, तो उन्होंने बोला यस सर, यस कम इन, और फिर उन्होंने, जैसे मैं चेयर के पास खड़ा था तो उन्होंने बोला कि सिट प्लीज, तो सिट प्लीज होने के बाद में आप बैठ जाइए, तो बैठने का भी थोड़ा सेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने ऐसे बैठ गए, नहीं वो नहीं, थोड़ा सा आराम से। फिर उसके बाद में आप जैसे ही आप से वो आप बैठ जाते हो तो आपको पूछते हैं कि हाँ जी आपको सही से दिखाई दे रहा है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या वो चीजें आप, वो आपको मतलब पहले कंफर्टेबल करते हैं, भी आप कंफर्टेबल हो, आप बोल दोगे यस सर मैं कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं कि फिर वो आपकी स्टडी के बारे में पूछते हैं, आपने स्टडी कहाँ से की, कैसे किया है, वो सारी चीजें। फिर आपका होता है इंटरव्यू शुरू, जिसमें आपको वो क्वेश्चन डालते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मुझसे पूछे गए क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं क्वेश्चन आपके साथ साझा करूँ ना करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे कोई ऐसा हो ऑप्शन भी ना क्वेश्चन साझा किए जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो यस सर मैं इसको आंसर दे दूंगा, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप बोल सकते हो कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और इंग्लिश मीडियम से तो आप बोल सकते हो कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। फिर वो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर देते जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वहां पर आपको एक तो टाइम नहीं लेना, मैक्सिमम 15-20 सेकंड ले सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लेना, और वहां पर डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना था कि सॉरी सर, वहां पर आप ये बोलिए कि सॉरी सर मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इतना बोलिए, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप भाई हमें आपने पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपने बोला कि सर मैंने पढ़ाया है, तो वो चेक करेंगे आपने कैसे पढ़ाया है।
तो जब मेरे को बोला गया कि आपने पढ़ाया है, तो मैंने बोला हाँ जी सर मैंने पढ़ाया है। कि क्या टॉपिक पढ़ाया था, मैंने उनको कोई भी एक टॉपिक बता दिया कि सर मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। उन्होंने पूछा भाई लास्ट टॉपिक आप जहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो लास्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ाया था, तो मैंने वो टॉपिक का नाम ले दिया कि सर मैंने लास्ट में ये टॉपिक पढ़ाया था। उसके बाद में उन्होंने मतलब सामने से किया कि चलो हमें भी ये टॉपिक पढ़ाइए। मैंने कहा सर जरूर। फिर उन्होंने सामने से क्वेश्चन किया कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओगे या कॉपी पे पढ़ाओगे या आप बैठे बैठे जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वैसे पढ़ाओगे। मैंने कहा सर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे सामने से मेरे को बोला गया कि पढ़ाइए, तो मैंने मार्कर उठाया और एक हाथ इस तरह पीछे रखा और मैं उनको रीड करवाने लगा, टॉपिक करवा दिया। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आप वो आपसे फिर क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन डालते हैं। वो इंटरव्यू जो पैनल होता है उन पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं। जीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और लास्ट में जैसे ही लगभग 15-20 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है और उसी के आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। इंटरव्यू होता है प्यारे बच्चों आपका 24 नंबर का, 24 नंबर का होता है और मैक्सिमम आपको 16 नंबर लाने होते हैं। मतलब मिनिमम आपके 16 नंबर होने चाहिए। ये माना जाता है कि इतने नंबर में आपको पास मार्किंग मिल जाती है, आप अच्छे अटेम्प्ट में, गुड अटेम्प्ट में आ जाते हो। फिर उसके बाद में आप इसको आगे लेकर जा सकते हो और इस तरह से फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। अलग अलग बंदे अलग अलग अपना रिस्पॉन्स करते हैं। आपकी स्टडी मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उनको आप जैसे आप जा रहे हो इंटरव्यू में, आप बोलोगे इनको कुछ पता नहीं है, तो उनको सब पता होता है। अपने अगर डॉक्यूमेंट में आपके पास में कोई प्रॉब्लम है भी, आपको गैप है, वो पूछ लेते हैं कि गैप क्यों है, तो आप उनको सच बताइए कि सर इस वजह से गैप है। ये नहीं कि बहाना मार दिया सर ये नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना होता। सच बताइए कि सर ये गैप है, मुझसे पूछा था, मेरे 1 साल का गैप है, मैंने बता दिया था। और फिर वो पूछते हैं, जैसे मेरा हिंदी मीडियम था, क्वेश्चन डाला था कि हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो वो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो कि मैंने दे दिया कि सर टर्म्स चेंज करनी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं करके करवा सकता हूँ बच्चों को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन और जीके से डाले गए और लास्ट में आपको बोल देते हैं कि हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। इस तरह से हमारा इंटरव्यू पैनल होता है वो होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस रखना होता है। मेनली आपको यही मैं शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो फिर भी कोई चीज में आपको डाउट हो या किसी को इस बातों से लगा भी हाँ सर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं प्रयास करूंगा भी मैंने जो मेरे साथ चीजें हुई और मुझे लगा कि आपके साथ ये चीजें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर नहीं किए, किसी भी पर्सन का नाम मैंने आपके सामने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पर्सनल होती हैं, शायद पर्सनल रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे यूट्यूब की थोड़ी सी इन चीजों की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जो मेरे को लगा भाई आपको बताना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज आप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। बाकी रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। और फिर भी सभी को जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वाली वैकेंसी में जिनका एग्जाम है, कब है एग्जाम? 7 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। 7 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है। पहला एग्जाम आपका जीके का है, तो उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर तैयारी रखें, प्रॉपर एग्जाम चलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और फिर भी कोई चीज में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कि सर इसके बारे में बताइए, या विशेष योग्यजन के बारे में क्या है प्रोसेस, वो भी मैं सारी आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, या मेनली पर्सनली मैं आपको एक एडवाइस अगर आपसे देना चाहूँ, अगर वीडियो में आपको कोई किंतु परंतु लगे कि सर ये नहीं बताना था, ये बताना था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं था, पर मुझे लगा अभी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।